2 मणिबंध हैं तो वो आदमी जो है समझ लीजिए 60, 62, 64 तक जिएगा। जिनकी 1.5 हैं तो वो समझ लीजिए 32 और 35 के बीच में जाने वाले हैं। अरे बाप रे, 1.5 वाले? हाँ, जाली बनी हुई है जीवन रेखा पे तो भी वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि हेल्थ से संबंधित समस्या होती है। अब जब भाग्य रेखा नहीं है किसी के हाथ में तो क्या उसका भाग्य खराब है? हाथ में सबसे खराब रेखा कौन सी? सबसे खराब रेखा, कुछ लोग अपमानजनक पैसा भी कमाते हैं, उनके हाथ में क्या दिखता है? वो उनके हाथ ना बहुत कठोर और खुरदरे टाइप के होते हैं। अपने फायदे के लिए किसी की हत्या भी कर सकते हैं। राहु का जो क्षेत्र होता है उसको छोड़ करके जहां भी त्रिशूल आएगा, जैसे सूर्य के क्षेत्र पे आ रहा है, ये सूर्य के क्षेत्र में आने से आदमी विद्वान होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। और ये वाला पॉइंट को देखें, जो अनामिका उंगली है उससे छोटी है या बड़ी है, उसके बराबर में है तो अच्छा है, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, उससे नीचे है तो ठीक है। हृदय रेखा अगर छोटा है तो समझिए वो आदमी महाकंजूस है। और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वह जो है यहाँ से निकलता हुआ एक रेखा मस्तिष्क रेखा को टच किया, भाग्य रेखा को टच किया और ये हृदय रेखा को टच किया, और इसको कोई क्रॉस कर दे तो हार्ट से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इस पे अगर वृत्त बन जाए ऐसा तिकोना, ठीक है, यहाँ पे भी अगर बन जाए ऐसा तिकोना तो ये बहुत ही खराब है। जेल जाने की रेखा कौन सी होती है? जो किसी के हाथ में हो तो सतर्क हो जाए वो। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। अभिषेक, कहा जाता है कि इंसान का भविष्य उसके हाथों में होता है। ऐसा आपने सबने बचपन में सुना होगा। तो मैंने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसका ये निकला कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा, जो अब तक समझने की बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका एक और मतलब है जो जुड़ा है हस्त रेखाओं से, जिसे पामिस्ट्री कहा जाता है। आपके हाथों की लकीरें बताती हैं कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है, अच्छा बुरा जो भी है, मतलब अतीत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी। तो कहा जाता है कि अगर कोई ढंग से पढ़ ले हाथ की रेखाओं को, जिसे पढ़ना आता है, ऐसे तो बहुत लोग घूमते, लेकिन वाकई में जिसके पास जानकारी है, अगर वो ढंग से पढ़ ले तो 100% सच बता सकता है आपके भूत और भविष्य और वर्तमान को लेकर। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि हाथ की लकीरें छोड़िए, हाँ, अगर किसी इंसान के लाइफ में वो बहुत मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हाथ की रेखाएं उसमें शामिल है। बिल्कुल है। अगर वो चाहता है कि लाइफ में हम बार बार ऐसी गलती क्यों हो रही है, वो भी हाथ की रेखाओं में ही शायद सीमित होगा। मतलब ये कहने का सेंस है कि अगर आपको भूत जानना हो, भविष्य जानना हो या वर्तमान जानना हो, या फिर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अगर ये जानना है तो सब कुछ आपकी हाथ की रेखाओं में लिखी हुई है। बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपने उसको सही कर लिया तो फिर सवाल यही आ जाता है कि क्या सही कर लिया, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये, क्या हाथ की लकीरें बदली जा सकती हैं अपने कर्मों के द्वारा? ये सवाल सबसे बड़ा है जो सबके मन में रहता है। अब इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, ना आप दे पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि जिसको हाथ की लकीरें पढ़ना आता हो, हमें आपको नहीं आता। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको हाथ की लकीरें पढ़नी भी आती हैं, उनको कुंडली देखनी भी आती है, उनको वास्तु का भी ज्ञान है, उनको न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान है। मतलब जो 4-5 विधाएं हैं वो सब में पारंगत हैं। इसका मतलब 100% करेक्ट भविष्यवाणी किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, रेखाओं से लेके, कुंडली से लेके और
वास्तु से लेके सब मिला जुला के अगर करें तो बिल्कुल करेक्ट भविष्यवाणी आएगी। सटीक, जिसको सटीक, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ है कमल शर्मा जी, जो सब बता दिया मैंने कि उनके बारे में क्या क्या उनको पता है। आज उनसे बात करेंगे और बात करेंगे हस्तरेखा पर विशेष तौर पर, क्योंकि हमने, मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 122-23 एपिसोड कर चुके हैं और ये पॉडकास्ट हस्तरेखा पर हमारा दूसरा होगा। हाँ, ये दूसरा होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प विषय है। अगर आपके हाथ में रेखाएं हैं तो ये एपिसोड अंत तक देखिएगा। रेखाएं तो सभी के हाथ में है, अब किन रेखाओं का मतलब क्या है वो समझिएगा। तो देखना है तो इसको देखिएगा आखिर तक, और आप, मैं यकीन मानिए, एक बार आप देखेंगे तो आप इसको रिवाइंड कर करके देखेंगे कि आपके हाथ में ये रेखा है कि नहीं है, इसका क्या मतलब है, इस चिन्ह का क्या मतलब है, ये आप करने वाले हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं स्वागत करता हूं कमल शर्मा जी का, पॉडकास्ट वाला पर बहुत स्वागत है आपका कमल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, अभिषेक जी, फिर से आने का मौका मिला। कमल जी, ये बताइए कि हमने हस्तरेखा पर बात की, आपके बारे में, आप सब कुछ करते हैं, हस्तरेखा भी करते हैं आप, ज्योतिष की भी चीजें करते हैं, गणना। मुझे ये बताइए कि हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र, इन दोनों में से सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी किससे की जा सकती है? देखिए, और क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जीवन काल में कर्मा हमारा सबसे प्रधान है, साथ ही कुंडली और हस्तरेखा, ये दोनों ही सटीक है, बस इसको जानने वाला, पढ़ने वाला चाहिए। हस्तरेखा भविष्य के कई ऐसी बातों को निकाल के बता सकता है जो कुंडलियां नहीं बता सकती, और कुंडली भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को निकाल के दे देगा कि उसको जो हस्तरेखा नहीं बता सकता। तो दोनों अपनी जगह बहुत ही सटीक है और कारगर है, इसको करने वाला चाहिए, लेकिन साथ ही साधना की जरूरत है। जो हस्तरेखा का अगर ज्ञान लेना चाहता है, जो ज्ञानी है, पंचांगुली देवी की साधना करना आवश्यक है। अगर वह उसकी साधना कर ले तो आपके चलने मात्र से, आपके चेहरे को देख करके, हस्तरेखा पे एक बार नजर पड़ जाए, उसको देख करके आपकी भविष्यवाणी कर देगा और वो सही होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। लेकिन मुझे बताइए कमल जी, मैं सवाल आता है कि अब ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये सबके हाथों में होती है, एक ही जैसी दिखती है, तो कैसे डिफरेंशिएट करता है कोई आदमी? कई अलग अलग चिन्हों के ऊपर प्रभाव है। अच्छा, रेखाएं तो आपके भी है, मेरे भी। वही मैं कह रहा हूँ कि सब दिखाएं। तो ये रेखाओं के ऊपर जो है ना, ये किधर किधर जा रही है, उसके ऊपर इसकी जो पढ़ाई होती है, जो करता है इसको, तो इसकी जब गहराई में जाते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मिल सकता है। दूसरा, आपको एक अलग सी बात बता दूं, अभी तक आपने हस्तरेखा से की है, बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट किया हस्तरेखा के ऊपर। बिल्कुल, बहुत होते हैं। एक बात आज तक किसी ने नहीं बताई, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और लोग भी जान जाएंगे। हस्तरेखा से आपका घर कैसा है, आपका मकान कैसा है, आपकी जमीन की लंबाई चौड़ाई कैसी है, वह भी पता चल जाएगा, जो कुंडली नहीं बताती है। जिसके पास घर ना हो उसका कैसे बताएंगे आप, जो किराए के घर पे रहता हो? पता चल जाएगा कि इसको भविष्य में होने वाला है और ऐसी ही जमीन मिलने वाली है। कई लोगों को मैंने बताया। मतलब ये हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है कि किसके पास मकान होगा। हाँ, और कितना जमीन और कितना मकान होगा, कितनी प्रॉपर्टियां होगी, वो भी पता चल जाएगा, और नक्शा कैसा होगा वो भी पता चल जाएगा। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये सच है। आप मुझे ये बताइए कि इन हाथ की रेखाओं के जरिए, हम आएंगे कि हाथ की रेखाएं कैसी होती हैं, एक इंसान के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है? भूत भी, अतीत भी और भविष्य भी, तीनों। भूत में क्या बता दोगे आप? जो बीते हुए जिंदगी के समय है, किसी के 2 अफेयर चले हैं या 3 अफेयर चले हैं, वो पता चल जाएगा। कितने लोगों से बेईमानी की है या वो ठगा गया है, वो पता चल जाएगा। भविष्य में आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, वह पता चल जाएगा। वर्तमान समय कैसा चल रहा है, वो पता चल जाता है। पैसा, करियर, शादी, सब 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 कहा जाता है कि 3-4 चीजें इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक बच्चे में पढ़ाई, जब वो बड़ा हुआ तो पैसा, करियर, उसके बाद शादी, उसके बाद आगे का जीवन, ये सब पता चल जाता है बिल्कुल हाथ की रेखाओं से। बच्चे कितने होंगे वो भी पता चल जाता है। अरे वाह। अब जैसे कुंडली में कहता है कि बच्चे कितने होंगे, ठीक है, वो तो समझ है। बच्चा कैसा होगा, बच्चा क्या करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, ये भी हाथ से पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है सर। लेकिन कुल मिला के बात ये है, कुंडली और हस्तरेखा एक दूसरे की पूरक हैं। पूरक हैं, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल, ये ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा हिस्सा है। अंक ज्योतिष एक छोटा हिस्सा है। अच्छा, ये बड़ा हिस्सा है हस्तरेखा।
हस्तरेखा जीवन परिवर्तन करने का रास्ता भी है। अब मुझे आप एक बात और बता दीजिए इसी पर जो है कि आप कह रहे हैं कि हस्तरेखा जो है सब कुछ बता सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं, जैसे आप कह रहे बहुत लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत लोग पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ है, हम कैसे जाने कि कमल जी को जानकारी है हस्तरेखा की? जो बता रहे हैं मुझे सही बता रहे हैं, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर हस्तरेखा। आप बता देंगे कि ये होगा आपके जीवन में आगे, तो मैं खुश घूम रहा हूँ कि ये हो जाएगा भाई। तो मैं कैसे भरोसा करूं कि जो हस्तरेखा देख रहे हैं मेरी वो सही है? बिल्कुल ऑन कैमरा पे बताएंगे कई सारी चीजें जो लोग खुद से मिला करके देखेंगे और आपको कॉल करके कहेंगे कि सर ये तो सच है और घट रही है मेरे साथ। बचाऊं कुछ बताइए आप थोड़ा। तो सबसे पहले, अच्छा मैं इसमें चाहूंगा बताने से पहले, सबसे पहले सबसे खराब रेखा जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है 20, 22, 25 साल का, हाँ, हाथ में सबसे खराब रेखा कौन सी? सबसे खराब रेखा कभी खराब नहीं होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर में। वही जो भी जिस तरीके से, मतलब उसका असर नेगेटिव हमारे लिए काला नेगेटिव अक्षर भैंस बराबर, मैं वही कह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ क्या है वो। हस्तरेखा में भाग्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, जीवन रेखा महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क रेखा महत्वपूर्ण है और हृदय रेखा महत्वपूर्ण है। इन कोई भी छोटा होता है चारों में, हृदय रेखा अगर छोटा है तो समझिए वो आदमी महाकंजूस है। अच्छा, हाँ, अगर छोटा है तो महाकंजूस है, उससे होगा ही नहीं, हृदय ही नहीं बड़ा है उसका। तो मैं तो सोच रहा हृदय रेखा कमजोर है तो हार्ट अटैक वगैरह की आशंका हो जाती है। नहीं, उसके लिए जीवन काल में जब हार्ट अटैक आएगा, उसकी रेखा क्या होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों को टच करता है। मैं आपको ऑन कैमरा भी दिखा देता हूँ। आप दिखाना शुरू कीजिए, वरना फिर तो हाँ, हमारे दिमाग में वो पिक्चर बन नहीं पाएगी। ठीक, दिखा के आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, ये देखिए जीवन रेखा है, मैं पूरी तैयारी करके लाया हूँ। ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है और ये भाग्य रेखा है। अब हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं और हार्ट से जैसे समस्याएं और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, वह जो है यहाँ से निकलता हुआ एक रेखा मस्तिष्क रेखा को टच किया, भाग्य रेखा को टच किया और ये हृदय रेखा को टच किया। ठीक है। और इसको कोई क्रॉस कर दे तो हार्ट से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी। पहले वो 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं जो आप कह रहे थे? यह है जीवन रेखा, ठीक है, ठीक है, यह है भाग्य रेखा, ठीक है, यह है मस्तिष्क रेखा और यह है हृदय रेखा। ये 4 रेखाएं मेन होती है जी, ठीक है। और ये जो बुद्ध की रेखा है ना, ये व्यापार को दर्शाता है और स्वास्थ्य को दर्शाता है कि आदमी का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है और व्यापार कैसा चल रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज को दर्शाता है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में अगर ये चला जाता है तो व्यापार बहुत मजबूत है। अगर ये टूट टूट के जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बार बार व्यापार को चेंज करता है। अगर भाग्य रेखा भी टूट टूट के जाती है ना, तो उसके जीवन में ये समझ लीजिए 2 से 3 बार उन्होंने बिजनेस और व्यापार को चेंज किया। एक बहुत छोटा और कॉमन सवाल यही पूछ लेता हूँ। जी सर। कौन सी हाथ की रेखा देखनी चाहिए? हाथ की तो सारी रेखा देखनी चाहिए। लेफ्ट या राइट? दोनों। लेफ्ट जो है भूत को बताता है और वर्तमान को मिक्स करता है, और ये भविष्य और वर्तमान दोनों को लेके चलता है। राइट, इसलिए दोनों, हाँ, राइट हैंड को, इसलिए हम लोग दोनों हाथों को देखते हैं। दोनों हाथों को जब देखते हैं तो ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने जो आप सवाल किया था वो ये किया था कि हस्तरेखा में सबसे खराब रेखा कौन सी है? जब ये बृहस्पति का उंगली हम लोग कहते हैं, तर्जनी उंगली, बृहस्पति क्षेत्र है, इस पे अगर वृत्त बन जाए ऐसा तिकोना, ठीक है, यहाँ पे भी अगर बन जाए ऐसा तिकोना, तो ये बहुत ही खराब है। क्या खराब है? उसके जीवन में सबसे ज्यादा अर्थ से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं, यानी रुपए पैसे से। तीसरा, वो हर डिसीजन में पछतावा महसूस करता है, शायद मैं ले लेता तो अच्छा होता। इस चीज के लिए वो हमेशा पछताता रहता है। तो ऐसा रेखा बनना जो है ये सही नहीं है। इसी उंगली पे, जिस उंगली पे आप बता रहे हैं? जी, और ये बृहस्पति के क्षेत्र में। ठीक है। अगर यहाँ बन जाता है, ये राहु का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ अगर बन गया है तो भी खराब है, बहुत खराब है। ठीक है। तो वो भाग्य को और तोड़ देता है। दूसरा, अगर यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ऐसा कट लग जाए तो भी खराब है।
पर ऐसे कट तो बहुत होते हैं हाथ की रेखा। हाँ, लेकिन बहुत सारे आदमी सोचते हैं अरे बड़ा धन आएगा, बड़ा धन आएगा, बेवकूफ बना देते हैं हाथ देखने वाले। अच्छा। तो बड़ा आदमी खुश हो जाता है, धन अचानक से आएगा। अरे धन आने के योग यहाँ है, इधर होते हैं तो, और ऐसा बन जाता है या फिर ऐसा बन जाता है, तो दोनों तरफ से धन आने के योग होते हैं। लेकिन राहु क्षेत्र में अगर होता है, मतलब वो जो 2 रेखाएं आपने बताई, जो 4 रेखाओं में जो 2 रेखाएं इंपॉर्टेंट है, उन 2 रेखाओं में अगर क्रॉस है, हाँ, तो फिर धन आने की रेखा है। हाँ, यहाँ से अगर यहाँ तिल है, तिल हाथ के अंदर में आ जाता है इतने दूरी के अंदर में, तो वो तिल जो है कारगर है, ऐसा आदमी धनी होता है। अच्छा। अच्छा, आप भी तिल देखने लग गए। देखना ही चाहिए। तो ये आप ऐसी चीजों चीजें को बता रहे हैं कारगर जी। होने वाली, तो फिर तो आदमी देखेगा ना। मैं क्या, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। तो अब उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यह ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो इसका निदान अगर जानना हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कमल जी, अभी आपने कहा कि जो रेखाएं हैं वो 4 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो भी एक ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ये जीवन रेखा, और एक ये भाग्य रेखा। अब मैं जिसके हाथ देखता हूं, मुझे भाग्य रेखा 90% लोगों के हाथ में नहीं मिलती है। ये मेरा अपना आकलन है जी। जो सबसे ऊपर वाली है ना, ये जो सीधे यहाँ मणिबंध से जाती है, जो नीचे तक मैं दिखा दूं, ये यहाँ से शुरू होकर के जो जा रही है, ये भाग्य रेखा है। जैसा कमल जी ने बताया, ये है, यहाँ से जाकर ये यहाँ से जाती हुई शनि पर्वत पे जाती है। तो मैं 90% लोगों के हाथों में देखता हूँ कि नहीं होती है। मेरे में भी नहीं है यार। हाँ, ये रहा, हाँ, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा यहाँ से ये सीधी आ रही है। तो अब ये बताइए कि आपने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 रेखाएं हैं। अब जब भाग्य रेखा नहीं है किसी के हाथ में, तो क्या उसका भाग्य खराब है? बिल्कुल नहीं, उसके बाद भी देखने योग्य चीज है। तो मुझे बताइए, जिसके है और जिसके नहीं, उसमें क्या फर्क? जिसके भाग्य रेखा है, और मैंने कईयों को देखा है कि भाग्य रेखा बहुत मजबूत होते हुए भी गरीबी को देख रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब रेखा से कोई मतलब नहीं है, फिर किसी और चीज से मतलब। उसके कंडीशन को देखा जाता है। शनि पर्वत में जाके घुस जाए अंदर तो उनके लिए बहुत समस्याएं होती है। अच्छा। तो वह भाग्य रेखा दिखता तो है, भाग्यवान होता हुआ भी, बड़े परिवार में होता हुआ भी, खुद अर्थ के लिए तकलीफ में रहता है। अच्छा। अब यहाँ पे भाग्य रेखा आकर के 2 हिस्से में बट जाए शनि पर्वत के आसपास आकर के, वो बहुत अच्छा है। तो मेरा बटा हुआ है, मैं ये शायद बटी हाँ, हुई है हाँ। कुछ। तो 2 रास्तों से आपको पैसा आएगा। अच्छा। अब ये तो आप ही जानते होंगे कि किधर किधर से आ रहा है, लेकिन 2 रास्ते हैं। ऐसे आदमी विभिन्न प्रकार के रास्ते ढूंढते रहते हैं और आता भी है। अच्छा, ये निश्चित है। ठीक है। दूसरा, जिनके भाग्य रेखा नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उनको अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी उंगली कैसी है। तो पूरा ये हाथ को टाइट कर लें, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को देखें, जो अनामिका उंगली है उससे छोटी है या बड़ी है। उसके बराबर में है तो अच्छा है, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, उससे नीचे है तो ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब भाग्य रेखा नहीं है, हाँ, तो अनामिका उंगली चेक करें कि आपका भाग्य अगर वो कैसा है। पैसा वाला है तो जरूर कोई बात है। क्या बात है, पैसा वाला है। ये सर देखिए, मेरी ऊपर जा रही हाँ, है। ऊपर जा रही है आपकी। मेरी भी। हाँ, एकदम आपकी एकदम टच होकर के ऊपर ऊपर जा रही है। रही है। आपकी टच हो रही है, मेरी देखिए। नहीं, ऊपर भी ऊपर जा जा रही है, रही है। हल्के ऊपर है। तो ये डबल काम करता है, ये भाग्य रेखा का काम करता है। अच्छा। जो काफी सारे हाथ देखने वाले नहीं बताते, क्योंकि कुछ चीजें आपको पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें अध्ययन खुद से भी करनी पड़ती है। सर लेकिन एक चीज यहाँ बोल दूं, अगर ये ऐसे मैंने किया और ये उंगली ऊपर जा रही है, लाखों व्यूवर्स की जा रही होगी, फिर वो ये कहेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, कहेंगे आपसे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिलेंगे, संघर्ष में जीवन होगा, और जब 40 साल की उम्र को पार करेंगे, 44 में जैसे पहुंचेंगे उनकी गिनती शुरू हो जाएगी प्लस में। अच्छा। हाँ, ये है। वो अपने जीवन काल में घर, मकान और पैसा सब देख के जाएंगे, अपने ही कमाई से, दूसरे की कमाई से नहीं। ये नहीं कि बेटा कमा रहा है अगर तो ये उंगली ऊपर गई है, ऊपर है तो निश्चित रूप से, मतलब 44 साल के बाद आपका भाग्य बिल्कुल प्रॉपर जिनकी खुलना है। ऊपर होगी ना, उनके एक बात यह है कि अपने एजुकेशन लाइफ में जरूर हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट उनको एक फायदा अभिषेक जी जरूर ये होगा कि जीवन काल में उनको मौके बार बार मिलेंगे कमाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब ना हो, लेकिन पैसे कमाने के रास्ते सम्मानजनक मिलेंगे। अरे वाह। आप अच्छा, आप लोग प्लीज कनेक्ट कीजिए अपने अपनी उंगलियां देख के। कनेक्ट कीजिए। अच्छा, आपने कहा पैसे कमाने के रास्ते सम्मानजनक मिलेंगे। कुछ लोग अपमानजनक पैसा भी कमाते हैं, उनके हाथ में क्या दिखता है वो? हाँ, वो क्या होता है?
वैसे लोग बेईमान और कठोर होते हाँ हैं। वही वही उन्हीं को पूछ रहा हूँ। उनके हाथ ना बहुत कठोर और खुरदरे टाइप के होते हैं। अच्छा। वैसे आदमी अपने लालच के चक्कर में अपने फायदे के लिए किसी की हत्या भी कर सकते हैं। उनका ये अंगूठा जो होता है ना, ये ऐसे झुक नहीं सकता। ये देखिए अभी जो आपके वो देख रहे होंगे, ये ऐसे नहीं झुक सकता। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मोटा होगा, टाइट होगा, और यहाँ पे जो हम लोग के वृत्त बने हुए हैं ऊपर से लेकर के जो टाइप का, ये नहीं मिलेगा उनको। उनको दया नहीं रहती है और बड़े प्रेम से आपसे धन मांगेंगे और लेने के बाद सीने को जो है चौड़ा कर लेंगे। अच्छा। कुछ नहीं कर सकते आप। पैसा देने से पहले ये भी देखना होगा हाँ, कि कि उसको उधार दे कि नहीं दे। दे या उधार ना दे कि ना दे। ये आपने अच्छा तरीका हाँ। बता दिया है। हाथ मिलाते ना पता चल जाएगा ना आपको हाँ। कैसे हैं। अच्छा कमल जी, अब एक मैं अब जानना चाहता था, बहुत सारे चिन्ह होते हैं हमारे हाथ में, हमें तो जी। नहीं समझा कि जैसे द्वीप हो गया, त्रिभुज हो गया, स्टार हो गया, है ना, कट मार्क हो गया, शंख हो गया, मछली, चक्र, ये सब क्या है, इनका क्या महत्व है और कहाँ होना अच्छा है और कहाँ होना खराब है? थोड़ा सा इस पे आप बताइए मुझे, ताकि लोग जो देख रहे हैं वो सीखें, देख करके समझें। हाँ, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि वृत्त और द्वीप जो है बृहस्पति क्षेत्र में, उन सब क्षेत्र में, राहु क्षेत्र में बना हुआ अच्छा नहीं होता है। ठीक है। वह आदमी को गरीब भी बनाता है, तकलीफ भी देता है, नौकरी करता रहता है जिंदगी भर। अगर घर धनवान घर में भी पैदा ले लिया ना, तो भी वो तकलीफ में रहता है। अच्छा। हाँ, अब ये है खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, बट वो आदमी अपने जीवन काल में धीरे धीरे संपत्तियों को बेचेगा। अच्छा। और उस राहु के कारण नशेड़ी भी हो जाएगा। ओ, मतलब नशेड़ी होना मतलब ठीक है, लेकिन बर्बाद हो जाएगा हर तरीके से। लेकिन अब देखिए इसमें दो बातें हैं। कई आदमी बोलते हैं, मैं बीच में एक और चीज छेड़ देता हूँ कि आजकल अंक ज्योतिष के बारे में, मैंने कहा ना ये बच्चा है ज्योतिष का, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले नरेश सिंगल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। जी। वो जादूगर हैं, अंक ज्योतिष के जादूगर हैं वो। अच्छा। मैंने कहा कि सर देखिए ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। मैंने एक नामी ग्रामी आदमी के बारे में बताया कि वो बाबा लोग के पास मत जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, ज्योतिष के पास मत जाओ, सिर्फ मेरे पास आओ। 699, 799, 999 का उनका एक सिस्टम है। आप उस पे जाइए, क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, आपको पैसे 5 साल का आपको उनको मिल जाएगा कि जीवन में कैसे चलना है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, 100 करोड़ आदमी में से 50 लाख ने या 1 करोड़ ने उस फॉर्म को भर के 699 दे दिया, पैसा वाला कौन बना? कोई नहीं। नहीं, जो बेच रहा वो बना, जो बेच रहा है वो बना। पब्लिक आज भी ठगी जा रही है। मैं वही कह रहा हूं, ऐसे ठगों से भी दूर रहें जो आपको छोटा सा लालच दे करके बड़ा अमाउंट लेके आपसे जा रहा है। लोगों को 699 बहुत आसान सा लगता है, लेकिन अगर 1 करोड़ आदमी ने ले लिया तो 699 करोड़ हो गए। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। जोड़ ले जितना होगा, अनुमानित आपको लगभग वैसा ही जाएगा। तो ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत आसान है, लोग दूसरों को गाली देते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है, वापस हम लोग हस्तरेखा पे हाँ, आते हैं। हस्तरेखा पे आ रहे हैं। मैं चिन्हों की बात की थी मैंने वो। तो चिन्ह की जो बात है, जो आपने कहा त्रिशूल है ना, स्टार, सबके अलग अलग फर्क है। मछली जैसे मछली को मीन भी कहते हैं, वो हस्तरेखा में ऊपर के भागे की तरफ है। तो ऐसा आदमी 32 की उम्र पाते पाते जो है धनवान भी होता है और अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाता है। और जिसके नीचे के भाग में, यानी भाग्य रेखा से जुड़ करके आता है नीचे के भाग में, वह आदमी 44 की उम्र में जाकर के तरक्की को पाता है, अपने नाम को रोशन करता है, फादर के नाम को रोशन करता है। लेकिन ऐसा आदमी माता पिता का भक्त होता है। अच्छा। तो वो उस उम्र में जाकर के अपनी तरक्की को प्राप्त करता है। मछली का साइन होता कैसा है? मछली का साइन, जैसी मछली बनी रहती है ना, पीछे से दोनों भाग ऐसे निकले रहते हैं, यहाँ से ऐसे और इस तरह से बना हुआ रहता है। अच्छा, पीछे से दोनों भाग ऐसे निकले, ऊपर मुंह की तरह बना होगा। मछली के साइन हम चाहेंगे आप बना के दे दें, हम उसको स्क्रीन पर लगा देंगे, बना दीजिएगा आप, उसको स्क्रीन पर लगा देंगे आसानी, जो भी चिन्ह की बात होगी वो, ताकि समझ में आ जाए। तो वो
44 के बाद नाम कमाता है, 50 के बाद बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होता है। लेकिन ऐसा आदमी समाज सेवक होता है, लोगों का भला भी करता है, और लोग उनको कम से कम 10-20 लाख नहीं करोड़ आदमी जानते हैं। समय जब आता है तो ऊपर वाले से ज्यादा नीचे वाले में फायदा है। वो पैसा जरूर कमा लेगा, नाम नीचे वाला कमाएगा। ये मछली के चिन्ह का नाम सम्मान सब कुछ जो है नीचे वाला भले लेट कमाए, लेकिन सम्मान सब कुछ वही कमाएगा। बिल्कुल। और त्रिशूल का होना शुभ है। तो खाली ये क्षेत्र छोड़ करके, राहु का जो क्षेत्र होता है उसको छोड़ करके जहां भी त्रिशूल आएगा, जैसे सूर्य के क्षेत्र पे आ रहा है, तो ये सूर्य के क्षेत्र में आने से आदमी विद्वान होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। बृहस्पति क्षेत्र में अगर आता है, ऐसा आदमी विद्वान होता है, विदेशी, मतलब ऐसी बातें करेगा कि जो लोगों को नहीं मालूम है। मैं फिर आपको बता दूं कि सूर्य, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु, इनका क्षेत्र हाथों में कहाँ पे होता है? कागज लगा, उस कागज में आप देख सकते हैं, इसकी इमेज भी लगी हुई होगी। बिल्कुल। ये क्षेत्र पे जो है बुध है, कनिष्ठिका उंगली पे, अनामिका पे सूर्य है, और मध्य में जो है शनि है, और तर्जनी उंगली पे बृहस्पति है, और ये शुक्र का स्थान है। ये प्रबल होना चाहिए। ठीक है। प्रबल इन द सेंस ऊंचा। ये ऊंचा मतलब ऐसे जब हाथ कर रहे हैं तो ऊंचा होना चाहिए। अगर जितना ऊंचा होगा, जिसका नीचा है तो उसका ड्रीम कमजोर है। जो हमारे जीवन का सपना है कि हमको ये करना है या कोई बड़ा काम करना है, आईएएस बनना है, अगर उसका बिल्कुल पतला है ना तो बड़ा समस्या है। अगर उसमें बृहस्पति ठीक है तो चल सकता है, बट इस शुक्र को हल्का उसके हाथ के अनुसार थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। कई आदमी बहुत ज्यादा पतले दुबले रहते हैं, तो उसमें आप हाथ ऊंचा इसमें हो तो चलेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि खूब मोटे मोटे हाथ ही होने चाहिए। और अनामिका उंगली के ऊपर में सूर्य आता है, इसमें अगर सुंदर सी 2 लाइनें आती हैं एकदम नीचे तक, वो आदमी मेमोरी का बहुत मजबूत आदमी रहता है। उसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। सूर्य वाली जो आपने बताई, हाँ, उससे अगर कोई लाइन आ रही है तो हाँ, नीचे की तरफ, और भाग्य रेखा सीधे ऊपर जाकर के बृहस्पति की ओर मूव कर जा रहा है, ऐसा आदमी आईएएस, आईपीएस ऐसा बनता है। ओके, ठीक है। अभी आप ये बता दीजिए, कोई अशुभ भी लाइन होती है? कोई अशुभ चिन्ह? हाँ, अशुभ चिन्ह द्वीप हो गया, पर्वत हो गया, जो मैंने बना के दिखाया था। अच्छा। ये सब अशुभ लाइनें हैं। अगर जीवन रेखा पे है तो हेल्थ इशू होंगे। उस पे अगर जाली बनी हुई है जीवन रेखा पे, तो भी वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि हेल्थ से संबंधित समस्या होती है। सबसे बड़ा धन निरोगी काया, अगर वही खराब होगा तो आदमी क्या करेगा। दूसरा, हृदय रेखा पे भी है, ऐसे आदमी का धन डूबता है, मन शांत नहीं रहता है, वो आदमी चंचल रहता है। क्षण भर में दिल्ली, मन चला जाएगा मुंबई, मन चला जाएगा कोलकाता, मन चला जाएगा यूके। शांत नहीं रहता वो, इसलिए वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है। अब ये जितनी भी कमियां हैं, इन कमियों में सुधार लाया जा सकता है? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर किसी के हाथ में जो जो चीजें आप बता रहे हैं, अभी तक जो हमारी बातचीत में आई, उसमें 2-4 कमियां आई कि पर्वत है वहां पे बृहस्पति वाली लाइन में, तो दिक्कत है, पैसे की इनकम कम हो गई, उसको सुधारा कैसे जाएगा? अगर हाथ की रेखाएं तो बन चुकी, वो तो कभी हटेंगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, सम्मान करता है, तो लगभग सारे ग्रह धीरे धीरे सुचारू रूप से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। पर रेखाएं भी चेंज होती हैं माँ पिता की सेवा से। बिल्कुल होती है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहेंगे, समय माँ बाप के पास देना नहीं चाहेंगे। दूसरा रास्ता है स्टोन। अच्छा। लोग पहनाते हैं, देते हैं पत्थर। बृहस्पति का पत्थर है पुखराज, शनि का पत्थर है नीलम, सूर्य का पत्थर है आपको माणिक, बुध का पत्थर है आपको पन्ना। अब पत्थर खरीदने जा रहे हैं आप, इसको रत्न भी बोलते हैं। रत्न बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पत्थर खरीदने जा रहे हैं, स्टोन खरीदने जा रहे हैं, समझिए आपने पत्थर ही खरीदा है।
भावना उससे अच्छी अटैच होनी चाहिए, क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करता है, वह जिस प्रकार से काम करता है, जैसे कि बारिश में हम छाता लेके जाते हैं, हमारा बचाव होता है। धूप में अगर छाता लेके जाते हैं तो धूप से बचाव होता है, उधर पानी से, इधर धूप से। वैसे ही स्टोन का काम है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से वो कनेक्ट होता है, इसलिए हाथों की उंगली में ही पहनाया जाता है। ठीक है। तो वह क्या काम करता है, सूर्य की किरण से जब टकराता है, वह प्रतिबिंब होकर के टकरा करके रोशनी फिर से छोड़ता है खुद, और उस रोशनी को छानना शुरू करता है। जैसे शनि का प्रभाव हमारे ऊपर खराब है, तो शनि की उस एनर्जी को छानना शुरू करता है जो हमारे लिए बेड है। खराब एनर्जी को छान करके अच्छी एनर्जी वापस जो है आपके शरीर में डालना शुरू करता है। मतलब आप ये वैज्ञानिक दो तरीके बता रहे हैं, एक पत्थर और दूसरा माँ बाप की सेवा। इन दो तरीकों से हाथ की रेखाएं बदली जा सकती है। अगर कोई खराब रेखा है तो खराब इन द सेंस कि मतलब आपके लिए वो गलत है, नहीं होना चाहिए आपके हाथों पे, तब आप ऐसा कह रहे हैं कि ये दो काम ही सही हो सकता है इन दो कामों से। जो संसार को बनाने वाला भगवान है उसकी तो आप पूजा करने जा रहे हो, और जो घर में आपको बनाया हुआ जो माता पिता भगवान है उसकी अगर पूजा नहीं करेंगे तो वो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होगा। ठीक। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा चिन्ह या निशान होता है, जो होता तो बहुत लोगों के हाथों में, लेकिन सब इंसान के हाथों में उसका असर अलग अलग हो जाता है। अब जैसे बृहस्पति क्षेत्र में मैंने पर्वत बताया, वो शुक्र क्षेत्र में चला जाए तो यौवन से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती है। अब वहां तो पैसे का कोई बात ही नहीं रहा, ठीक है, आर्थिक से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब उसकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। हाँ, अगर जीवन रेखा पे आता है, हेल्थ से इश्यू बड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है। अच्छा। और ये आपका शुक्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर इस साइड में चक्र जैसा बना हुआ हो तो ऐसे आदमी को नाभि के नीचे थोड़ा थोड़ा पेन होगा। अच्छा। या मस्सा होगा, ये पहचान है इसकी। हम लोग कभी कभी देखते हैं, बताते हैं ना, या आपके बाएं साइड में दर्द है क्या, ये कैसे आपको पता चल रहा है, तो वो रेखाएं बताती है। कभी कभी किसी की देखते हैं, भैया मस्सा है क्या, लटका हुआ मांस का थोड़ा सा, बोला है, नाभि के पास में है, अब है तो वो पता चलता है उनसे। आप अभी यौन वाली बात बता रहे थे, मतलब इसमें क्या किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो भी पता चल जाते हैं, क्यों नहीं हो रहे? हाँ, वो क्या है, कौन सी रेखा है? हस्त रेखा में यहाँ लाइनें तैयार होती हैं बच्चों की। ये यहाँ पे आप विवाह रेखा देख रहे होंगे, ठीक है ना, इस विवाह रेखा के पास में मैंने 3 लाइन और की है। ये संतान को अंकित करता है कि ये इतनी संतानें होंगी। इसमें कोई टूटा हुआ है तो पता चल जाता है कि इसके बच्चे जो है पेट के अंदर ही मर गया, खराब हो गया, 2 महीने का, 3 महीने का, या फिर 2 साल का होके मर गया। तो इससे पता चल जाता है कि ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, पर बच्चा नहीं हो रहा है किसी का 9-10 साल से, बिल्कुल नहीं हो रहा है तो पता चल जाएगा इसमें कि लेट अगर हो रहा है कि भाई 10 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर होने के योग हैं तो दूरी पे जाकर के उसकी रेखा बनी रहेगी, उससे थोड़ी और ज्यादा दूरी रहेगी। अच्छा, ये मतलब ये 3 रेखाएं जो है और आगे जाएंगी। सबसे छोटी वाली उंगली के बगल से थोड़ा आएगा और कनिष्ठिका से अनामिका तक पहुंच जाएगा। अनामिका के पास में है तो लाइफ का 40-45 की उम्र में जाके भी होता है। और अगर वो रेखाएं ना हो तो नहीं होती, किसी एक में हो और किसी एक में ना हो, हाँ, तब हो जाती है। तब हो जाती है, मतलब पति में हो, पत्नी में से एक के भाग्य में हो तो हो जाएगी, फिर हो हाथ में होगा तो हो जाएगी निश्चित रूप से। चिन्ह पे जैसे आपने पूछा, चक्र के बारे में भी पूछा, तो चक्र जो है पहले पूरे हाथों में देखा जाता था, पैरों में देखा जाता था। चक्रवर्ती राजा के 20 उंगलियों में चक्र होता था। अच्छा। भगवान रामचंद्र जी के हाथों में चक्र थे, 20 उंगलियों में। चक्रवर्ती राजा बने, पूरे संसार में उनका राज्य रहा। जो अभी कुशवाहा कहलाते हैं वो भी जाकर के विदेशों में रहे, जिसको आज हम लोग विदेश कहते हैं वो हमारा ही देश था, पूरे विश्व में राज्य था। तो कम होना यानी 6 अगर है, जिनके 10 उंगलियों में से सिर्फ 6 उंगलियों में चक्र है,
जो सबसे ऊपर टॉप पे रहते हैं। हाँ, ये यहाँ पे रहते हैं। इन सब में चक्र है, अलग अलग महत्व है। अगर कम से कम गिनती के हिसाब से चलते हैं 6 चक्र आते हैं, वैसा आदमी 32 साल की उम्र में अपनी तरक्की को प्राप्त करता है, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, पैसा नाम सब कमाता है। लेकिन जिनके हाथ में 4 ही है वो 40 के बाद कमाएगा नाम। मतलब मेल मिलाप सबसे रहेगा, और वो मेल मिलाप और लोगों का व्यवहार जो काम किया हुआ है वो जब 40 साल का होगा तब काम आएगा। उसमें अगर तर्जनी उंगली में है, ऐसा आदमी बहुत लोगों से मित्रता रखता है, किंतु वो किसी भी हाथ में हो। हाँ, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में भी अगर है, दोनों में होना चाहिए तो ज्यादा है, ज्यादा अच्छा है। अगर एक में है तो कम होता है उसका असर। दोस्ती बहुत लोगों से होगी, लेकिन 5 से 7 आदमी ही उसके खास दोस्त होंगे, और वही उनको काम आएंगे बुरे वक्त पे, सब काम नहीं आएंगे। वो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर दोनों कनिष्ठिका उंगली में चक्र है, ऐसा आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता है, प्लांट लगाता है। और जो आदमी इस काम को नहीं करता है, चक्र है दोनों हाथों में, नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका मतलब ये समझिए कि वो अपने आप के भाग्य को रोक रखा है। तो कर्मा प्रधान है। अगर कोई बताने वाला अच्छा है तो भाई आप सब भी देख लीजिए, जिनकी छोटी उंगलियों में चक्र है और दूसरे बिजनेस करके आप परेशान हो रहे हैं, तो उन बिजनेस को आप ठीक करने के लिए पहले देख लीजिए आपके हाथ में चक्र है, दोनों उंगलियों में छोटी वाली में है, तो प्रोडक्ट का काम कीजिए। निश्चित रूप से आप तरक्की को पा जाएंगे, और निश्चित रूप से आप दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग कामों को करके कई तरह की फैक्ट्री लगा लेंगे। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, जैसे मुकेश अंबानी हुए, अमिताभ बच्चन हुए, सलमान खान हुए, या देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो या दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हो, क्या उनकी हाथों में जो लकीरें होती हैं अमीरी वाली, दौलत वाली, शोहरत वाली, वो कुछ अलग होती है क्या? वो हमारे में नहीं है या हमारे व्यूअर्स में नहीं है? नहीं, कैसे पता चलेगा वो? अमीरी वाली तो होती है बहुत से। जैसे धीरू भाई अंबानी गरीब फैमिली से थे, उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत का फल जब वो बच्चा पैदा लिया ना, उसका फल तैयार था, वो पेड़ तैयार था, और उसकी भाग्य रेखा जो थी वो जबरदस्त काम कर रही थी। उसने माता पिता की सेवा की। मैंने कहा कि जितने ग्रह हैं ठीक करना हो तो माँ बाप की सेवा करो। भगवान में भी श्रद्धा थी और माता पिता में भी श्रद्धा थी। वहीं मुकेश के जो छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, उन्होंने अलग होकर के क्या पाया? नुकसान पाया। तो उसका रीजन यही है कि दोनों का भाग्य रेखा एक जैसा नहीं था, लेकिन हुए एक ही बाप की 2 संतान। भाग्य रेखा, कर्मा, ये दोनों ही जरूरी है। कर्मा आप अच्छा करते रहेंगे, करोड़ों अरबों की अगर किसी के पास संपत्ति है, भाग्य मेरा बहुत अच्छा, भाग्य, लेकिन जब तक समय अच्छा चल रहा तभी तक ना। ये भाग्य रेखा काम करता है आपका, लेकिन साथ साथ में कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे। मुकेश अंबानी ने कर्म भी अच्छे किए और दिन रात मेहनत के साथ में दिमाग लगाते रहे कि पैसा कैसे आए, तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, कर्म अच्छे भी हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं आ रहे, तो वो हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? कहाँ हाथ की रेखाएं, मैंने कहा ना कि शनि पर्वत में आकर के अगर घुस जाती है तो निश्चित रूप से वो पैसा वाला भी है तो डाउन जाएगा। तो यानी अंबानी को लग रहा है कि शनि पर्वत में चली गई रेखा। देखा तो नहीं हाथ में? नहीं देखा है, कहीं निकाल लेंगे यूट्यूब से, कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ, गूगल में मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए, मिल सकता। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, शुक्र पर्वत मजबूत होना चाहिए। अच्छा, सबका? हाँ, जिसका शुक्र पर्वत मजबूत है, भाग्य रेखा सीधी उठी हुई है, तो निश्चित रूप से उसको जो है बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक आपने बता दिया कनिष्ठिका, जिनका शुक्र पर्वत कमजोर है और भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, तो मिडल जाएगा। तब आपका दोनों का नाप लेंगे ना कि कौन ऊंचाई पे जा रहा है, तो जिसका शुक्र मजबूत है वो ऊंचाई पे जाएगा। तो शुक्र मजबूत कैसे पता करें? ये हथेली ये ऊंचा होना चाहिए। तो ये तो लगभग सबका ऊंचा ही होता है। नहीं, अब किसी किसी का ना ये दबा हुआ रहता है। अच्छा, तो ये कितना ऊंचा होना चाहिए कि शोहरत आए? ऐसे करें ना, ये देखिए कितना उठा हुआ है, इतना उठा होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब आपके पास शोहरत है। वो तो भाई आप ही लोग बता सकते हैं।
लेकिन कमल जी, किसी का शुक्र पर्वत भी उठा हुआ है, भाग्य रेखा भी है, उसके बाद भी चीजें अटकी हुई, क्योंकि कई लोग कनेक्ट करेंगे ये बार बार कहेंगे, तो कहाँ दिक्कत है? मेरा तो सब सही है जैसा आप बता फिर रहे वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा। बता सकते हैं उनको कि क्या प्रॉब्लम है। जब मैं हस्तरेखा देखूंगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हस्तरेखा और कुंडली उसी समय मैच करने की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, कई सारे लोग हैं। अब कई स्थितियां ऐसी होती हैं, अब जैसे जेल की यात्रा, उसकी तैयारी हो गई और हाथ में जेल यात्रा है नहीं, किसी और के छल के वजह से फंस जाता है, तो ऐसा आदमी हनुमान जी की शरण में चला जाए तो अगर केस है भी तो खत्म हो जाएगा। अब जेल जाने की बात आपने की, तो ये भी बता दीजिए कि जेल जाने की रेखा कौन सी होती है जो किसी के हाथ में हो तो सतर्क हो जाए वो? ये पर्वत रेखा जितने भी आ रही है ना, सारी को एकदम गौर से देखेंगे और यहाँ पे क्रॉस और पर्वत बना हुआ हो जहाँ राहु का क्षेत्र होता राहु है, क्षेत्र में हाथ के अगर मध्य है में। हाँ तो जेल यात्रा होने की तैयारी है। मतलब हाथ के बीचों बीच इस जगह हाँ पे हाँ, अगर कोई क्रॉस या और साथ जाल में हाँ बना हुआ, पर्वत बना हुआ हो तो, पर्वत भी हो, ये तीन हाँ, तीन ये निशान है। ये मेरा खुद का कई हाथों को देखने के बाद जो है देखा हुआ है ऐसा कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और वैसे लोग अगर हनुमान जी के किताबों में नहीं मिलता है लेकिन ऐसा है। जेल हाँ, गए वो? हाँ गए, ऐसे उदाहरण है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास में, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का नाम उजागर नहीं, करना नाम ठीक नहीं नहीं लेना है। किसी का। तो हनुमान जी के शरण में रहें तो फिर ठीक रहेगा वैसे। हनुमान जी के शरण में चले जाएं। अच्छा कमल जी, अब मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा। वैसे तो सबकी उम्र जो होती है वो ईश्वर तय करता है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप ये रेखा देख करके लाइफ लाइन बता सकते हैं कि किसी की उम्र कितनी है, कितने वर्ष जिएगा वो, या अकाल मृत्यु होगी? क्या है इसका फॉर्मूला? अच्छा अभी इसके पहले भी बड़ा बवाल मचा था इस चीज को लेकर के, आयु को लेकर के। हाँ, ये आयु जो है हमारे मणिबंध से मतलब रखता है। मैं चाहूंगा एक बार आप मणिबंध बता दें, ऐसे कैमरे में दिखा के बता दें या ये फोटो से बता दें, कोई उदाहरण दे करके मणिबंध, ताकि समझ में आ जाए लोगों को। ये जो लाइन है, 3 लाइन है, हाँ ये मणिबंध। ठीक। ये 3 लाइन वालों का मणिबंध होने से वो 85 वर्ष 90 वर्ष की आयु को पाता है। ठीक है, ठीक है। साथ में जीवन रेखा के ऊपर में भी ये जीवन रेखा की लाइन है, इस पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई आदमियों की जीवन रेखा आधे में रहती है, कट जाती है, खत्म हो जाती है, हाँ, वहीं तक हाँ, होती है। हाँ। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है कि उसकी आयु कम है, फिर मणिबंध को देखना चाहिए। और भाग्य रेखा मणिबंध को टच करता हुआ उठा है, वो भी 90 वर्ष तक जिएगा। आप कह दे रहे हैं जीवन रेखा खत्म हो जा रही, फिर कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है। कोई किसी की जीवन रेखा, हाँ, वो जो सामान्य ज्ञान किसी को है, उसको 4 लाइनें पता है, उसको अब पता कि मेरी जीवन रेखा यहीं खत्म हो। इसमें एक फर्क वाली बात क्या है कि मणिबंध भी आयु को बताता है। भाग्य रेखा अगर नीचे से उठ करके आ रही है तो संतान के वजह से, जो उनकी संतानें हैं ना, उनकी वजह से उसकी आयु बढ़ गई। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, अगर 2 मणिबंध हैं तो वो आदमी जो है समझ लीजिए 60 62 64 तक जिएगा। और जिसकी 2.5 हो, मान ली तीसरी पूरी ना हो, और तीसरी नहीं कह रहे हैं, 1.5 है। बहुत सारे आदमी अभी घबराएंगे, हाँ। जिनकी 1.5 है तो वो समझ लीजिए 32 और 35 के बीच में जाने वाले। अरे बाप रे, 1.5 वाले? हाँ, तो मणिबंध का बहुत महत्व है। मणिबंध के साथ में जीवन रेखा छोटी है तो समझिए उनकी आयु कैसी होगी, बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। अपने तो 3 आ रहे हैं यार अभिषेक। हाँ, 3 अभी सब मिला के देखेंगे। हाँ, सब देख रहे हो कितने आ रहे हैं। सही बात है। मतलब लेकिन एक रेखा, अगर आपसे पूछे एक रेखा कितनी उम्र डिसाइड करती है मणिबंध वाली तकरीबन? देखिए, अगर मणिबंध एक भी है और जीवन रेखा ये पूरी नीचे तक है, मणिबंध को आके टच कर रही है, तो 90 वर्ष तक जिएगा आदमी, 85 तक जिएगा। अगर ये भी छोटी है और मणिबंध भी कम है तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तब आयु कम है, तब हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। 32 में भी चला जाए, 35 में भी चला जाए, उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है, काम का समझिए या कर्जे का समझिए, कर्जदार हो जाता है ऐसा आदमी। अच्छा, जब कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी, या तो आत्महत्या कर लेता है, किसी भी तरीके से जा हाँ, सकता है, मतलब उम्र हाँ, कम हो जाती है। आत्महत्या वाली बात से मेरे को ध्यान में आया, ये उंगली अनामिका और मिडिल फिंगर, ये दोनों अगर बराबर हो तो ऐसा आदमी 95% आत्महत्या करेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
जिसकी ये दोनों उंगलियां बराबर हैं वो सुसाइड करेगा। निश्चित रूप से। ये आपने बिल्कुल नहीं बताया, ऐसा क्यों होता है? ये दोनों का प्रवृत्ति ऐसा हो जाता है क्योंकि ये सूर्य है और ये शनि है, दोनों बराबर में आ जाए ना तो मुश्किल ये होता है कि दोनों के एनर्जी लेवल एक बराबर होने से कोई डाउन नहीं होता है, तो वो आदमी मानसिक रूप से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो। लेकिन कई हाथ ऐसे देखे आपने ऐसे, हाँ, जिनके साथ ऐसा बिल्कुल उनके अच्छा घर वालों को सावधान किया है, कई बार बच्चे बच भी गए हैं, घर वाले सावधान रहे। मेरा जो सवाल था यही था कि अगर ऐसा किसी का हो, कोई माँ बाप देख रहा हो, हाँ, तो वो अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें। क्या करे? उस बच्चे से कभी भी कड़ाई से नहीं बात करे, बहुत प्यार से बात करे, जीवन के अर्थ को अवश्य समझाएं। अगर जीवन के अर्थ को नहीं समझाएंगे ना, उनको लगेगा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए। कोई तरीका और जैसे अभी पटना की घटना है, जो अभी एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, उसने कई तरह की दवाइयाँ जो है, नींद की दवाइयाँ खा ली। अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, कहाँ की थी नहीं थी वो नहीं, लेकिन वो आत्महत्या कर ली। नहीं वो समझ गया, लेकिन अगर कोई और भी तरीका हो, समझाना तो ठीक है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि वो आदमी आत्महत्या करेगा ही करेगा, कोई और तरीका, कोई और पूजा, कोई और पाठ, कोई और उपाय, सूर्य की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ में माता पिता को उनको हैंडल करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, बड़े प्यार से रखना चाहिए, कोई बात नहीं है, पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे निराश हो जाते हैं, अच्छे एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब ये बहुत कारगर बात है। हाँ। अगर ऐसा है तो अच्छा, ऐसे बच्चों के माँ बाप को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है जी, अभी तक तो आप लोग सवाल कर रहे थे। बिल्कुल पूछिए ना। विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन और कहाँ है? हम तो वर्ल्ड बैंक ही जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जान रहे हैं ना अभिषेक जी, आपको तो वर्ल्ड बैंक की समझ में आ रहा है, आपको सर कुछ समझ में आ रहा है? वर्ल्ड बैंक तो चलिए एक चैरिटी करता है, बाकी चाइना का बैंक है जो सबसे बड़ा है, बैंक ऑफ चाइना, वो दुनिया में सबसे बड़ा बैंक है अगर आंकड़ों की बात करें तो। भारत में कई ऐसे बैंक हैं जो सबसे बड़ा है। जैसे कि अगर आप बैंक से 10 करोड़ रुपया उठा करके बिजनेस करते हैं और घर को मॉर्गेज रखते हैं, जिस दिन आप फेल हो जाएंगे, बैंक मॉर्गेज रखा हुआ को नीलामी करके आपसे पैसे ले लेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बाप ने, पिता ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, बेटा नुकसान कर दिया, बाप ही इतना बड़ा बैंक है जो पीठ थपथपाएगा, कहेगा कोई बात नहीं है बेटा, फिर दोबारा पैसा कमा लेंगे, फिर 5 करोड़ रुपया दे करके उसको बिजनेस करेगा। करो। तो बाप से बड़ा कोई बैंक है ही नहीं दुनिया में, पिता से बड़ा कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात, तो बड़ी बात बताई आपने, सही बहुत बड़ी बात बताई आप। लोग जानते ही नहीं जानते। अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उनका नाम लेते हैं राजीव चावला जी, तो वो एक केस बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम नहीं लेते उसका, वो कंपनी 1000 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गई, 1000 करोड़ से 10 करोड़। वो इंसान फिर से खड़ा हुआ, 10 करोड़ से वापस 800 करोड़ पे आ गया, 800 करोड़ पे। क्यों? पिता ने साथ दिया होगा। पिता ने साथ दिया, उसके अपने कर्म थे। अपने कर्म तो होते ही हैं, निश्चित है। और मैं हैरान था ये जान के, इससे बड़ी बात, वो इंसान दिव्यांग भी है। वाह, आप सोचिए। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक चीज और लोगों से, अपने व्यूवर से बता देना चाहता हूं कि पिता अगर किसी काम को मना करते हैं कि इसको काम को नहीं करना है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर की गहराई को वो जानते हैं। आज के बच्चे करते क्या है कि मैं अपने बाप से ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, एजुकेशन प्राप्त कर ली है, 25 साल का लड़का है, लेकिन पिता का उम्र अगर 50 साल है तो उससे 25 साल ज्यादा एडवांस चल रहा है। आजकल के बच्चे कमल जी एजुकेशन और एक्सपीरियंस में फर्क करना मतलब भूल गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है और एजुकेशन कितना मैटर। बिल्कुल। एक माँ जो अनपढ़ है ना, वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना देती है, तो उस माँ को अनपढ़ नहीं कहा जाएगा, उस माँ को ही सबसे बड़ा पढ़ा लिखा और उस बाप को ही सबसे पढ़ा लिखा बताया जाएगा। एक किसान का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा आज की तारीख में सेक्रेटरी है, सचिव है शिक्षा विभाग में, सीए कर ली है, कोई आईएएस कर ली है,
बच्ची लोगों को देख रहा हूँ, लड़के लोगों को देख रहा हूँ, एकदम गरीब फैमिली से। तो बच्चों को समझना होगा, बच्चे समझदार तो नहीं पेरेंट्स का ही त्याग है वो बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे नहीं करते मेहनत, बच्चे भी करते हैं, लेकिन रास्ता वही दिखाते हैं। लेकिन सब उंगलियां तय करती हैं, रेखाएं तय करती हैं। रेखाएं तो तय करती है, निश्चित है। अच्छा, आप कमल जी बता रहे थे उंगलियों के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा और बता दीजिए कौन सी उंगली किससे छोटी है, किससे बड़ी है, किसका पोर किस तक है, तो क्या क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। और ये उंगलियों के बारे में बता देता हूँ। जो सबसे छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली के साथ साथ में इसके ग्रह भी बताता हूँ। यहाँ चंद्रमा का वास होता है और यहीं पे बुध का वास है। इसको कनिष्ठिका कहते हैं। अनामिका, अनामिका के नीचे जो है सूर्य का वास है, तो ये सूर्य का पर्वत कहलाता है। और ये मध्यमा जो है शनि का पर्वत है, ये शनि क्षेत्र को बताता है। और तर्जनी जो है बृहस्पति को बताता है, तो ये बृहस्पति का क्षेत्र है। और ये शुक्र को, इसका मतलब शुक्र होना यहाँ पे, और ये क्षेत्र शुक्र का कहलाता है। कई लोगों को देखता हूँ इसमें भी उंगलियों में अंगूठी पहन लेते हैं। हाँ, पहनते हैं, देखा मैंने। बट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप बार बार उंगलियों को ऐसे करेंगे, इनको भी मोड़ेंगे, इसको दबाएंगे, तो मेमोरी कमजोर होगी। अच्छा, हाँ, साइंस कहता है कि आपका कहीं से कट लग जाए, उसको बचाया जा सकता है। पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा अगर कट जाए और जाने में लेट हो जाए तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, डॉक्टर भी नहीं बचा पाते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्ट है हमारे दिमाग से। ठीक है। हस्तरेखाओं में जो चेंजिंग आती हैं, जो छोटे छोटे रेखाएं आती हैं, वह सिर्फ बहुत ज्यादा सोचने की वजह से रेखाएं आपस में कटती हैं, जो भाग्य को भी रोक देता है। मतलब स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं आप। बहुत ज्यादा स्ट्रेस। क्या वो स्ट्रेस अगर कम होगा तो वो रेखाएं हट जाएंगी? हटेंगे नहीं, फिर बनना बंद हो जाएंगे। अच्छा, नहीं बनना बंद हो जाएंगी। तो नहीं तो ज्यादा बनेंगी तो आपके उन्नति में रुकावट तो बनती जाएगी। ठीक है। फिर वो कहेंगे मेरी रेखाएं तो ऐसी है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं। बहुत गौर से देखेंगे, बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं देखेंगे कि छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी हो रखी है। उसका रीजन है बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि दिमाग से ये हमारा हस्तरेखा कनेक्ट है। ठीक है। जो अभी तक कोई नहीं बताया होगा, हस्तरेखा यहाँ से कनेक्ट है। जैसा हम सोचेंगे वैसा जीवन का रेखा छोटा छोटा बनता रहे। इन उंगलियों में बड़ाई छोटाई का भी कोई मतलब होता है? कौन सी उंगली बड़ी छोटी अगर उल्टी पुल्टी हो जाए? हाँ, तो ये छोटी रहनी चाहिए, ये उससे बड़ी होनी चाहिए, ये उससे बड़ी होनी चाहिए, ये इससे छोटी होनी चाहिए। ये दोनों बराबर होना भी ठीक नहीं है, और ये दोनों बराबर होना भी ठीक नहीं है। ये दोनों बराबर, अनामिका और ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो आत्महत्या, और इधर दोनों, और ये दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा आदमी डेंजर होता है, किसी का भी बेईमानी कर लेगा। बेईमानी तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं बेईमानी करने वाले, दूसरा मरे तो मरे, लेकिन उसको चाहिए। अंगूठे के ऊपर अगर जो जैसा बना हुआ हो तो ऐसे आदमी को निश्चित रूप से नाम भी मिलता है और पिता की संपत्ति भी मिलती है। अच्छा, जॉ टाइप बना होता हाँ है। हाँ जी। अगर जिनके जो नहीं बना हुआ है, तो मैं यहीं से बता दूं आपको, उसको जीवन में पिता की संपत्ति मिलना असंभव है। और मिलेगा भी तो, जिसको 1 करोड़ मिल रहा है तो उसको 25 लाख ही मिलेगा। बहुत मुश्किल है भाई, लोग खा जाएंगे। अच्छा। ये निश्चित है, उसको कोई नहीं बदल सकता। वो जो होना जरूरी है, जो उन्नति को देता है। तो सर, आप ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं, किसी एक भी हाथ में होना चाहिए, दोनों हाथों में? दोनों अंगूठे में। और दोनों बराबर चलने चाहिए। बराबर ऊंचा नीचा हो सकता है, बट होना चाहिए। अगर है तो वो आदमी नेम फेम सब कमाए। और एक में है और एक में ना हो तो शादी के बाद कमाएगा। जो जैसा क्या कहा, लेफ्ट हैंड में है, ये कॉमन में समझना। देखिए कॉमन बात समझिए। लेफ्ट हैंड में अगर इसमें जो बना हुआ है, जो जैसे मतलब समझा, जैसे ये रेखा है और इस रेखा के ऊपर मेरी एक और छोटी सी रेखा है। अच्छा, जौ जैसे। हाँ, जौ की तरह। जो की तरह बड़ा भी बना हुआ होना, समझ गया। जितना बड़ा है उतना ज्यादा अच्छा है। ये जैसे बना। हाँ हाँ। तो हाँ, जिसके जो कम बना हुआ है, मेहनत करेगा, लोगों की भलाई करेगा, यश नहीं मिलेगा। आप हमारी देख लीजिए बस। यश नहीं मिलेगा अभिषेक जी, यश नहीं मिलेगा। तो धर्मेंद्र जी इस चीज को जान लीजिए, जिनका कम है तो यश कम मिलेगा, जिनका ज्यादा बड़ा है वो नेम फेम धन और वो सारी चीजें कमाएगा जो उसको मिलना चाहिए। नहीं, मुझे बस ये वाली मेरी देख के बताइए क्या है। वो तो नजदीक आएंगे तब पता चलेगा। फिर भी ध्यान से जितना भी देख पाए आप। हाँ, कम है। और मेरे में देख लीजिए साथ में, बहुत बड़ा नहीं है, और इनका कम भी है और एक हाथ में बड़ा भी है, दोनों में है, तो मिक्स चलेगा। मिक्स चलेगा।
कहीं आपको त्याग भी करना पड़ेगा और कहीं आपको लेना भी पड़ेगा। मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, कमल जी ने कह दिया मिल जाएगा तो ठीक है। अच्छा कमल जी, उंगलियों की बात कर रहे थे, एक और मैंने देखा है कुछ लोगों के पैर का जो अंगूठा होता है उससे जो साथ वाली उंगली होती है वो लंबी होती है, बहुत कम लोगों की, और कुछ की छोटी होती है, ज्यादातर की छोटी होती है। उसका क्या महत्व है? पैर के अंगूठे के बगल वाला, हाँ, अगर बगल वाला छोटा है ऐसा आदमी सहनशील होता है। अच्छा, ठीक है, दबा के रखिए, जैसे रखिए, काम करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिसकी उंगली बड़ी है, अंगूठे के बगल वाला, हाँ, अंगूठे से बड़ी पैर के, उस इंसान को आप जैसे ही दबाएंगे ना, गुब्बारे की तरह फूटेगा। गुब्बारे में जरा सा सुई लगा दीजिए, वैसे फूटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी तरक्की तो करता है, गुस्सा बहुत रहता है। जिसकी भी उंगली अंगूठे से बड़ी है ना, आप देख करके बिना मतलब हाथ देखे, बिना कुछ कहे, खाली नजर पड़ गई आपकी पैर पे, तो निश्चित मानिए उसका पैर का अंगूठे से अगर बड़ा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं आपको तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। महिला या पुरुष कोई भी हो, दोनों कोई। मतलब ये जितनी भी रेखाएं वो महिला पुरुष नहीं बटी जा रही है। नहीं, मतलब ये रेखाएं जो है ये क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं देखती। ना, सबका बराबर। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मेरी उंगली बड़ी है। गुस्सा भी आपको है अंगूठे से। अभिषेक जी, आपका बड़ा है छोटा है? अब मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी पैर की उंगलियों पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा जहां तक छोटा। अच्छा, जिनके पैर में चक्र है, कोई हाथ में भी ऐसी उंगलियां हैं जिससे ये पता चलता है गुस्सा आएगा? हाँ। गुस्सा वाला आदमी ऐसा कुछ है? दिख जाता है जब इस क्षेत्र में हम लोग आते हैं ना, तो इस क्षेत्र में ये पॉइंट अगर थोड़ा सा भी उठा हुआ है, ये मंगल का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर थोड़ा उठा हुआ है, ऐसा भी आदमी क्रोधी होता है, अच्छा, गुस्सा वाला होता है। और गुस्सा वाला होगा भी और अटैक भी करेगा, फाइट करने वाला होगा। अच्छा, हाँ। लड़ाका भी होगा, मतलब लड़ाकू टाइप इंसान होगा। चलिए ठीक है, अब एक सवाल और रेखाओं पे पूछ लेते हैं कि क्या हाथ की रेखाएं देख के किसी की घर में कोई वास्तु दोष ये बताया जा सकता है? हाँ, हस्तरेखा में ये निश्चित है कि कुंडली में भी देखी जाती है, अष्टम भाव से देखा जाता है। और हस्तरेखा में भाग्य रेखा और जीवन रेखा के पास में अगर जाली बनी हुई हो, तो राहु के पास में, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ वास्तु दोष है। अच्छा, ये एकदम निश्चित है, मिलेगा एकदम। बात करते ही हम लोग देखते ही बता देते हैं भैया आपके घर में जो है वास्तु का दोष है। तो किस तरह का दोष होता होगा? किसी भी तरीके? किसी भी तरह का। ईशान कोण में हेल्थ से ज्यादा इशू रहते हैं, तो वास्तु दोष में आएगा तो ईशान कोण में निश्चित रूप से टॉयलेट बना हुआ होगा। आज भी मैं नोएडा में अभी विजिट करके आया हूँ 3-4 जगह, तो उसमें देख रहा हूँ सब नॉर्थ में टॉयलेट बना रखे। बताइए वो कितनी बड़ी गलती है? बहुत बड़ी गलती है। हाँ, बहुत वास्तु के मुताबिक सबसे बड़ी गलती है। परेशान भी है वो, परेशान ऐसी वैसी नहीं है। एक के यहाँ तो शादी नहीं हुई है बिटिया की, पिता वकील है, माँ डॉक्टर हैं और लड़की खुद वकील है, शादी नहीं हो रही है। वकील लड़की से तो वैसे शादी करने डरते हैं लोग। मतलब किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फैक्ट है ये। अच्छा कमल जी, अब मेरा सवाल एक ये है कि हमने कई बार चर्चा की कि धोखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुझे आप बताइए, अपने चाहे तो ये जो आप लेके आए हैं ग्रंथ, इसमें से या हाथ दिखा करके, कि धोखेबाज इंसान की पहचान कैसे करें हाथ देख। पर धोखा किस तरह का? धोखा किसी भी तरह का हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो धंधे में हो, चाहे वो दोस्ती में हो, किसी भी तरह का धोखा जो दे सकता है, उसके हाथ की क्या विशेषता होती है? देखिए, सबसे साधारण तरीका ये है कि ये अगर बृहस्पति क्षेत्र में ये अगर हल्का डाउन और यहाँ पे उठा हुआ है, ऐसा इंसान अच्छा है। अच्छा, अगर बृहस्पति डाउन है और शनि उठा हुआ है। हाँ, अगर बृहस्पति बहुत उठा हुआ है और शनि हल्का डाउन है, भागा हुआ है बगल में, तो निश्चित रूप से धोखेबाज, वो आदमी धोखा करेगा, बेईमान होगा, मीठा बहुत बोलेगा, स्वार्थी जिसको हम लोग बोलते हैं, अपना स्वार्थ निकालने के लिए कुछ भी कर लेगा वो। और कैसे लोगों को पैसा उधार ना दे वो भी बता दीजिए, जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जिनका अंगूठा बहुत ज्यादा टाइट है और ये बृहस्पति क्षेत्र बहुत उठा हुआ हो, ऐसे आदमी को मत दीजिए, वो लौटाएगा नहीं, बच के रहना है उससे। लेना तो जानता है, देना नहीं जानता। लेकिन बृहस्पति तो अच्छा ग्रह है, अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो उसके अंदर ऐसी विकार क्यों उत्पन्न हो जाए? बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो स्वाभिमानी नहीं, अभिमानी होगा वो। अच्छा,
हल्का सा डाउन होकर के साइड में आता है, ऐसा आदमी स्वाभिमानी होता है। ठीक है, तो ये कई हाथों को देखने के बाद आपको धीरे धीरे अनुभव होगा। हर चीज पुस्तक में नहीं मिलेगी, आपको अनुभव भी करना होगा। अच्छा, एक धोखा और होता है जी सर, जो रिश्तों में आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, वो वो गजब है। उसके लिए तो देखिए सर, समझना होगा। चलिए कैमरे पे इससे बताते हैं। ये विवाह रेखा है। इस विवाह रेखा में अगर ये डाउन होता है, बहुत ज्यादा नीचे की ओर ऐसा आ जाता है, तो ऐसा आदमी किसी से भी खुश नहीं होता है। पत्नी से भी नहीं खुश रहेगा, गर्लफ्रेंड से भी खुश नहीं रहेगा। वो ज्यादा दिन तक उनको रिश्ते निभाने अच्छे नहीं लगते। पर ये आप हमेशा नया चाहिए। पत्नी और गर्लफ्रेंड ही बोले, पति और बॉयफ्रेंड भी तो बोलिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए लागू है, पत्नी के लिए भी लागू है। अगर ये रेखा 2 उठी हुई है या 3 उठी हुई है, तो ये विवाह के पहले का अफेयर है। पहले का? जी। तो विवाह के पहले इतने अफेयर हो चुके हैं, लड़का हो या लड़की। और उसके पीछे, इस रेखा के पीछे अगर 2 रेखाएं उठी हुई हैं, तो समझ लीजिए विवाह के बाद भी वो आदमी अफेयर कर रहा है। क्लियर है? ये एकदम क्लियर है। ये मिला करके लोग देख लें कि ऐसा है या नहीं है। पत्नियां भी देख सकती है और पति भी देख सकता है, गर्लफ्रेंड भी देख सकती है और बॉयफ्रेंड भी देख सकती है। बिल्कुल, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो पति पत्नी ना देखे, क्योंकि पिछले जिंदगी को देखने से फायदा, पिछला नहीं, अगला तो देखे। तो अगला हो हाँ, गया ना मामला। आगे का देखने के लिए सावधान हो जाए। उसके लिए अगर पत्नी परेशान है, उसके लिए बहुत अच्छा सा मंत्र है उन लोगों के लिए। मैं एकदम यहीं पे बोल देता हूं, ताकि उनको किसी भी और के पास जाने की जरूरत ना हो। ठीक है, मुझे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, मंत्र में दे देता हूं। ओम क्लिंग महायक्षिणी मम पतिम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए। ओम क्लिंग महायक्षिणी मम पतिम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पति को वश में करने का मंत्र नहीं है ही नहीं ना। ये मंत्र है कि इस मंत्र के जाप से पति का जो दिमाग इधर उधर भटकता है, किसी और औरत की तरफ जाता है, वो चीज उसमें परिवर्तन होगा। अच्छा, ये कितनी बार करना है, कैसे करना है? ये रोज चंदन की माला से, लाल चंदन की माला से रोज 5 माला या 10 माला का फिक्स कर ले। बैठ करके करना है, पूरी विधि से करना है। जल लेकर के बैठ जाएगी, माँ दुर्गा को प्रणाम करेगी और उसके बाद उस माला को करना शुरू कर दे। करते हुए 5 माला कर ली, लेकिन धरती को प्रणाम करके उठे, नहीं तो इसका फल इंद्र लेके चला जाता है। थोड़ा सा जल जमीन पे गिराए, उसको लगा करके ओम भगवते शक्राय नमः, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ना बोले तो भी चलेगा, लेकिन बोलने से ज्यादा अच्छा है। दूसरा, इस मंत्र का प्रभाव ये होगा कि काम वासना जो है वह औरों की तरफ ना जाकर के पत्नी की तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, उसी में उसकी काम वासना जागृत होने लग जाएगी, पत्नी अच्छी लगने लग जाएगी। ये कोई वशीकरण वाला मंत्र नहीं है। वश्यम, कि उसकी जो भावनाएं हैं वो मेरी तरफ आकर्षित होकर के उस सेक्सुअल लाइफ के लिए मेरी तरफ मूव करे, मेरे लिए बस में हो। वो ऐसा नहीं कि पूरा उसको कब्जा कर लिए, उसको बोलो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये नहीं होने वाला। पत्नी की तरफ भावनाएं अच्छी, मतलब जो सवाल मैंने किया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे बचा जा सकता है। बचा जा सकता है, उसका उपाय मैंने बता दिया है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये चीज करने से उनको फायदा हुआ। क्योंकि पत्नियां बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। और अगर यही पति परेशान हो तो? पति परेशान हो तो उसके लिए फिर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, अच्छे विद्वान पंडित को पकड़ करके। ओम कामु अनंगः पुष्पशिरः कंदर्पो मीनकेतन श्री विष्णु तनयो देवः प्रसन्नो भव में प्रभु। ये मंत्र है भगवान नारायण का, जिसमें पत्नी अगर इधर उधर जा रही है तो उसको कामदेव के जैसा, भगवान नारायण के जैसा उसमें रूप दिखाई दे और वह उसके तरफ मूव कर जाती है। असर होता है? हाँ, असर होता है, दोनों बिल्कुल, दोनों में होता है। तो हम लोग दोनों के बचाव के रास्ते बताते हैं, लोग बचें। तो इसलिए मंत्र मैंने यहाँ ऑन कैमरा में बोल दिया है कि लोग जान जाए इस मंत्र को और पंडित को सुना दे, क्योंकि ये करना मुश्किल है। ये वाला नारायण वाला थोड़ा मंत्र जो है क्लिष्ट है, तो करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ और बताना चाहेंगे आप? ये तो घातक हो जाता है, पत्नियों को छोड़ देते हैं। अगर ये लाइन जैसे 2 उठी हुई है बराबर की,
ठीक है ना, तब तक तो ठीक है। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ा मतलब ये छोड़ेगा नहीं। अगर तीसरा बराबर में उठ जाए तो मुश्किल है, तो 2 विवाह होने हैं। नीचे की तरफ अगर 3 उठ गए तो, हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि वो जैसे 1, 2 और तीसरा ये, ओके, तब 2 विवाह होने के चांसेज है। और ऐसे आदमी जिसका शुक्र बहुत मजबूत हो, ये वाला, और ऐसी लाइनें हो, तो 3 विवाह भी कर लेता है। अरे बाप रे बाप। और चोरी छुपके रखता है कहीं और, बाद में पकड़े जाते हैं। फोन आता है मेरे पास में, अरे कमल जी मेरे तो जो है हस्बैंड ने एक और कोई गर्लफ्रेंड रख रखी है, पता चला कि शादी भी कर रखी। आता है, खबर आती है हमारे पास में, उपाय बताते हैं और उनकी लाइफ भी ठीक करते हैं। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है, बट ये सब बातें गुप्त रखते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में किसी की लाइफ के बारे में नहीं बता सकते। बातें गुप्त रखनी भी चाहिए। बिल्कुल। कमल जी, एक चीज और बताइए कि अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई हाथ को देख करके, मैं ये जानना चाहता हूं कि हाथ की लकीरें देख करके आप, या जिसको दिखवाना है, वो अपना करियर डिसाइड कर सकता है? उसको नौकरी करनी चाहिए, या उसको व्यापार करना चाहिए, या उसे क्या करना चाहिए? ये हाथ की रेखाएं बताती हैं? बिल्कुल। कितनी सटीक होती है बात? 100% सटीक है। कारण क्या है कि लोग पढ़ने वाला होना चाहिए, जो अच्छा जानकार है। वो तो हमने शुरू में कहा ही। हाँ, हाँ, हाँ। हस्तरेखा में सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य रेखा जो उठती है, वह अगर सीधी उठ करके बृहस्पति क्षेत्र की ओर चली जाए, ठीक है, और सूर्य की रेखा लाइन सीधी अच्छी हो, उसको कोई कट ना करता हो, ऐसा आदमी को हमेशा यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। और जिनका सिर्फ शनि क्षेत्र को छूता हुआ, मतलब शनि क्षेत्र में घुसे ना, उंगलियों को ऊपर छुए ना, अगर उंगलियों को छू रहा है तो ऐसा आदमी नौकरी ही करता रहेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छे पोस्ट पे रहेगा, लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। अगर शनि क्षेत्र में आकर के 2 भाग में चला जाता है, ऐसा आदमी निश्चित रूप से अच्छा बिजनेस और अच्छा वक्ता होता है। ये एकदम परफेक्ट है। जिनकी भाग्य रेखाएं नीचे से चंद्र रेखा से उठती है, चंद्र रेखा जो है ये हथेली के इस भाग में आती है, और यहाँ से उठ करके जब भाग्य रेखा सीधी आती है, ऐसा आदमी विवाह के बाद अपने भाग्य को बना पाता है, विवाह के बाद उन्नति करता है। और जिनकी सीधी रेखा है नीचे से एकदम मणिबंध को छूते हुए, वह आदमी विवाह से पहले से ही अपना बिजनेस, अपना काम या अपना व्यापार को जचा लेता है। विदेश यात्राएं की रेखाएं भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। चंद्र रेखा जो है, इस चंद्र रेखा में यहाँ से ऐसे उठ करके लाइनें आती हैं सीधी। अच्छा। जब सीधी लाइनें आती हैं 2 या 3, तो समझ लीजिए छोटी लाइनें हैं तो विदेश यात्रा होगी, बड़ी लाइन है तो विदेश में जाके बस भी जाते हैं। अच्छा। एक चीज और बता दूं, जीवन रेखा के पास में यहाँ अगर कट लगा हुआ हो, ऐसे आदमी को तरक्की का रास्ता बताते हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो आदमी तरक्की कैसे करे। भाग्य रेखा, जैसे आपने पूछा कि भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो तरक्की नहीं कर रहा है, तो मेरे को कभी तुरंत याद आ गया, इस चीज को हर आदमी अप्लाई कर सकता है अपने जीवन में। तरक्की का एक रास्ता और बता दे रहे हैं। जब यहाँ पे कट लगा हुआ हो, 2 तरफ चला जाए, ऐसा आदमी जन्म स्थान पे कभी भी व्यापार ना करे, बिजनेस ना करे, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, नहीं तो वो तरक्की नहीं करेगा। ऐसा आदमी जन्म स्थान को छोड़े, दूसरे सिटी में जाए, जहां पे गंगा बहती हो, नदी हो, समुद्र का किनारा हो, वहां जाकर के वह बहुत उन्नति को पाएगा। जबरदस्त, सोच भी नहीं सकते हैं जो वो पाएगा। इस कट का रिलेशन नदी से भी है। बिल्कुल है, पानी से है। पानी से भी है। कई आदमी तरक्की नहीं कर पा रहे, मैं इतना बिजनेस कर पा रहा हूं, कर रहा हूं और हो नहीं रहा मेरा। वह रीजन है कि उसको जन्म स्थान पे अगर वह है तो वो तरक्की नहीं करेगा, सिर्फ दाल रोटी ही खाता रहेगा, ऊंचाई पे नहीं जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, नुकसान होगा, वहां पे कर्ज हो जाएगा, उसको वो स्थान छोड़ना होगा हर हाल में। अब आप एक शुरू में मुझे बता रहे थे कि हाथ की रेखाओं में ये पता चल जाता है कि आपके कितने घर हैं, कितने मकान हैं, या कितने मकान होंगे भविष्य में। तो वो कौन सी रेखाएं और कैसे पता चलता है? बिल्कुल, अभी आपको मैं
हस्तरेखाओं के कागजों पे दिखा देता हूं कि कहाँ कैसे मिलेगा, किसको क्या है, वह खुद अपने हाथों में देख सकते हैं। विदेश का लाभ यहां से होगा, ऐसी लाइनें अगर हो जाती हैं तो। ठीक है। जन्म स्थान उनको छोड़ना होगा जिनके ऐसी लाइन हो जाती है, जिनकी जीवन रेखा ऐसी है और यहां से ये एक और लाइन आती है, तो ऐसा आदमी को खेती की भी जमीन होती है। ठीक है। जिनके रेखाओं में यहाँ पे लाइनें ऐसी बनी हुई हो, शुक्र के पर्वत पे जितनी लाइनें हैं, ये जीवन काल के अंत तक में इतनी प्रॉपर्टी होगी। बृहस्पति क्षेत्र में अगर ऐसा बना हुआ लाइन हो तो समझिए उसको रहने वाला घर ऐसा ही होगा। किसी को स्क्वायर में है, 4 बना हुआ है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी उसको उस क्षेत्र में मिलती रहेगी। ये खुद अपने हाथों में भी लोग देख सकते हैं। ये मकान का और प्रॉपर्टी का जो है वो संबंध वहीं डिजाइन है, ये डिजाइन वहीं पे पूरी ऐसे ही मिलेगी निश्चित रूप से। किसी का अगर टेढ़ा है ना, बिल्कुल अभी दूसरे में बना के दिखाते हैं, जैसे किसी के ऐसा होकर के तिकोना जैसा बना हुआ आ जाए तो उसको ऐसी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। और ऐसी मिली तो ले लेनी चाहिए, एकदम ले लेनी चाहिए। उसके भाग्य में नहीं तो होगा ही नहीं, बैठा रहेगा इंतजार करता हुआ। अगर वो सीधे के इंतजार में रहेगा तो बैठा रह जाएगा। ये बात आपने बड़ी बता दी। तो ये जीवन रेखाओं के साथ साथ में हर रेखाओं की यात्रा कराती है। ये क्षेत्र मैंने बता ही दिया है। कुछ और क्षेत्र जो छूट रहा हो वो देख लीजिए आप। मणिबंध 3 होना चाहिए, दीर्घायु वाला होता है। ठीक है। 2.5 हो तो 70 के करीबन जीता है। ठीक है। 2 हो तो 60 के अंदर जीता है, और 1.5 हो तो फिर कह नहीं सकते 35 में जाएगा कि कितने में जाएगा। फिर उसको तय करता है उनकी होने वाली संतान। ठीक है। बहुत से आदमी 2 संतान करके छोड़ देते हैं, उनकी भाग्य में 3 संतान का जैसे योग बना हुआ है। उनको 3 संतान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका भाग्य उदय तीसरी संतान से है। जो लोग करते ही नहीं, बाद में कहते हैं मेरे तो जीवन में ऐसा है, मैं बच्चे को पाल नहीं पाया। उसका रीजन है कि पाल नहीं पाया कि तीसरे को आने नहीं दिया, जो भाग्य उदय होने वाला है। मैं तो कईयों को जो है तो आप ऐसी तीसरी संतानें करवाया हूं, वो किए हैं वो, और उनका भाग्य बदल गया है। अच्छा, बिल्कुल है, काफी सारे लोग। पर आज की तारीख में तो एक हाँ, से नहीं भला मालूम। 2 जाने में लोग डरते हैं। साथ होती थी पहले। सब अपने भाग्य से, जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं वह अपना भाग्य साथ लेके आते हैं, साथ में माता पिता का भी भाग्य लेके आते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचे लोग एक के बाद दूसरा करेंगे तो कैसे पालेंगे पोसेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्यों नहीं आने देंगे। इससे मुझे एक चीज याद आ गया कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अगर पैदा नहीं किया होता, सबसे छोटी संतान, हाँ, उसके बाद उसका भाग्य बदला, उसके बाद भाग्य भी बदला, और वो पार्टी अगर आज की तारीख में अगर पूछते तो वो पार्टी खत्म हो गई होती। खत्म। कौन उसको ले जाने वाला आगे? आज आगे ले जाने वाला वो वही इकलौता इंसान है। वही है। ये रेखाएं सारी चीजों को करता है। जिनके सिर्फ 2 ही रेखा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ना हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा खूब लंबी होती है, ऐसा आदमी जिसके भाग्य रेखा नहीं भी है तो भी वो तरक्की करता है। बहुत लोगों के हाथों में होती हाँ, है, भाग्य रेखा होती नहीं है। तो ये है हृदय रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा अगर मान लीजिए लंबी है, हृदय रेखा छोटी भी है ना, तो ऐसा आदमी बड़ा तेज होता है, बहुत समझदार होता है। अगर ये मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक जाए तो ऐसा आदमी आधा पागल टाइप का होता है। ठीक है। गुस्सा बहुत होता है, एक्चुअल में गुस्सा बहुत होता है। मुझे लगता है कि हाथ की रेखाएं ऐसी है ना कि ये एक बार में तो नहीं पूरी होंगी, मुझे 1-2 बार और आपके साथ बैठना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे सर। कमल जी, जाते जाते मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा जो थोड़ा हस्तरेखा से और ज्योतिष से अलग है, वो आपके शास्त्रों पर और जो हमारे विधि विधान है उस पर है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल शादियां जो हो रही हैं उसमें पहले तो जो ब्राह्मण होता था उसके मंत्रोच्चार के साथ फेरे होते थे। आजकल डीजे म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या लगा के म्यूजिकल फेरों का एक स्टार्ट हो गया है। तो क्या ये शास्त्र सम्मत है? क्या ये सही है? इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे? देखिए, समस्या अभी बहुत बढ़ गई है। समस्या ये हो गई है कि हर आदमी को अपडेट होना पड़ेगा।
लेकिन सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। मैं म्यूजिकल फेरे के विरोध में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी करता हूँ, म्यूजिकल फेरे करा के आता हूँ, लेकिन मंत्रों के साथ में भगवान का ही भजन वाला होना चाहिए। जैसे कन्या और वर को पिता कहता है परस्परम समंजातम, एक दूसरे को आप देखिए। ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी बेटी को कहता है कि लड़के को देखो। विवाह का ही एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पे कहा जाता है कि आप अपने वर को देखो, वहाँ पे देखने से प्रेम बढ़ता है शास्त्र मत से। और तब उस समय में हम लोगों का जो नियम है, हम लोग उसको भजन में गा लेते हैं, हे राम को देख के श्री जनक नंदनी, इसी प्रकार से किसी भजन को मिला के करते हैं, वो उत्तम है। अच्छा, उसमें कहीं मतभेद नहीं है। और लेकिन मेरा मतभेद वहाँ है कि आप सिर्फ गाने वाले को बुला करके मंत्रों को रोक करके जो करते हैं ना, उसके विरोध में है। क्योंकि बिना मंत्र के उच्चारण से आप विवाह को संपन्न नहीं कर सकते। या तो ब्रह्म विवाह मत करिए, ब्रह्म विवाह का मतलब हो गया सबसे उत्तम विवाह, जिसमें शास्त्रोक्त मत से समझाया जाता है, 7 वचनों को समझाया जाता है, लड़का और लड़की को जीवन कैसा जीना चाहिए उसके लिए बताया जाता है, धर्मशास्त्र के बारे में बताया जाता है कि आप अपने जीवन को धर्मशास्त्र के अनुसार लेकर के चले और माता पिता का भी सम्मान करें। लेकिन वहां अब क्या हो गया है ना कि सिर्फ भजन गाने वाले को बुला करके सारे शास्त्र मत चीजों को रोक देते हैं। अभी बीच में एक कलकत्ते में विवाह हुआ था, तो उसमें बाहर से बुलाया गया एक महिला, अच्छी बहुत अच्छा भजन गाती थी, मेरा कोई उससे मतभेद नहीं है। बट लड़के के पिताजी ने आके कहा कि श्रीमा जी ऐसा है कि इनको कराने दीजिए सारी शादी। बहुत बड़ा लीडर था, मैं नहीं बोल पाया क्योंकि जिसकी सत्ता है उन्हीं का लीडर था। अब नेताजी के यहाँ है शादी और मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई, क्योंकि वहां तो विरोध कर देंगे। तो मैं शांत बैठा रहा। जब कन्यादान का मंत्र उच्चारण का समय आया तो वो मेरे पास आके कही कि आप जो है मंत्र उच्चारण करें। मैंने कहा करूंगा ही नहीं, आप करो, जब आपको बुलाया गया है आपको ही करना है। बोले मैं मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगी। बोले जब आप नहीं करेंगे तो इतना प्रेशर क्यों दिलवाए। तो आने वाले समय में समस्या ये है, बाद में हम लोगों ने फिर उसको मंत्रोच्चारण से ही किया। कोशिश ये होना चाहिए मंत्रोच्चारण से हो। दूसरा कोशिश ये होना चाहिए कि गायक और गायिका कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे विधर्मी को उठा करके ले आए, क्योंकि गाने वाला कौन है नहीं हम तो जान ही नहीं रहे। तो जानने वाले को शास्त्र मंत्र बोलने वाला जो है, बहुत सारे अभी भी पंडित ऐसे हैं कि जो आपको शास्त्र मंत्र से विवाह भी कराते हैं, म्यूजिकल फेरे भी कराते हैं, बढ़िया भजन भी गा देते हैं, और वाणी तो सुन करके आप आनंदित हो जाएंगे। उनको छोड़ करके सुंदर दिखने वाली स्त्री को ला करके आप करवाते हैं, तो आपके लिए फिर वो पॉइजन है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पॉइजन है। वो भविष्य जो है ना नहीं बना पाएंगे। उनको सही करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, शास्त्र मंत्र से विवाह को कराइए ताकि आपके बच्चे खुशहाल रह सके। आपने जीवन तो उसी के लिए जिया है ना। विवाह को समझिए कि विवाह का महत्व क्या है। पत्नी का मतलब होता है कि पतन से गिरते हुए पति को उठाना। वो शास्त्र मत से जब समझाते हैं ना, वह पत्नी किसी भी परिस्थिति में जब विपत्ति आती है तो खड़ी रहती है। और पति का मतलब होता है पालिते तब पति, पालन करेगा, उसकी रक्षा करेगा, तब वो पति कहलाता है। तो दोनों को बांधते हैं हम लोग। ठीक, बिल्कुल। पतन से जाते हुए को रोकते हैं कि इसको रोको, और पालन तो करना तुम्हारा काम है, पत्नी को कमा के देना तुम्हारा काम है। और पिता के बाद सबसे बड़ा अधिकार जो होता है पति का होता है। पति को पिता भी बनना पड़ता है और पति भी बनना पड़ता है, और पत्नी को माँ के स्वरूप में भोजन कराने के समय में माँ बनना पड़ता है, और भोजन करने के बाद पत्नी जो है रात्रि काल में पत्नी रहती है। ये चीजें हम लोग उसको समझाते हैं। ठीक है कमल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है लास्ट में आखिर भी। और उससे पहले जो आपने बताया हस्तरेखा को, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें, उसको समझें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम करेगी, कमल जी करेंगे। और बाकी किसी को अपना कंसल्ट करना है या कुछ समझना है जीवन में, तो कमल जी का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी चीज़ें समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आप लोगों से। जैसा आप लोग प्यार देते रहे आगे भी देते रहे। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, ये आपका हाथ नहीं है, पूरा जीवन है। हाँ, तो इस जीवन को समझिए और इसके अनुसार अगर कर्म कीजिएगा तो शायद आपकी किस्मत बदल जाएगी।
और मैं भी कहना चाहता हूं भाई, सब्सक्राइब करते रहिए, हम लोगों के ऊपर पूरा जो है प्रेम बरसाइए देख करके, और उसको देख करके समझिए कि जीवन को कैसे आगे चलाना है। और साथ ही साथ आप अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं तो माता पिता की अवश्य सेवा कीजिए। पिता धर्मः पिता कर्म पिता ही परमम तपः पितृ प्रीतिमापन्ते प्रियंते सर्व देवता। सारे देवता ऐसे मनुष्य को प्रेम करते हैं जो माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं ना, उसको दुनिया में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वचन सत्य है, आपको मान के चलना पड़ेगा और हम सबको प्यार भी करते रहना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एपिसोड जो है धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी जो है लेकर के आते रहें, क्योंकि इनका काम है खोज करके ऐसे आदमियों को लाना जो आप लोगों के लिए सार्थक हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कमल जी, आभार आपने। धन्यवाद।